माननीय सदस्यगण, संसद के इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं। मैं आप सभी संसद सदस्यों को बधाई देती हूं कि इस पूर्ण अवसर पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। माननीय सदस्यगण, इसी दौरान देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। जब देशवासी अतीत के ऐसे महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी के प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा विकसित भारत के और हमारी यात्रा के ओर गति देती है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है। इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल गए। सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को LPG कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थायी बना रहे हैं। इसी एक वर्ष में सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाभ DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहे हैं। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है।
गरीब मरीजों के लिए प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। बीते लगभग 1.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। मेरी सरकार ने बड़ी बीमारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में 6.5 करोड़ से अधिक नागरिकों का स्क्रीनिंग की गई है। इससे कई जनजातीय इलाकों में इस बीमारी को रोकने में मदद मिली है। मिशन मोड में चलाए जाए गए अभियानों के कारण जापानी इंसेफेलाइटिस जैसे बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हुई है। ये गर्व की बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत को आंखों का संक्रमण ट्राइकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। मेरी सरकार हर नागरिक को बीमा सुरक्षा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना की इसमें बड़ी भूमिका है। इन योजनाओं से करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों को बीमा कवरेज मिला है। इनके तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। ये योजनाएं संकट के समय करोड़ों गरीबों का संबल बनी है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये देखकर संतोष है कि आज देश के युवा किसान श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। बीते वर्ष के उत्साहवर्धक आंकड़े इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पन्न हुआ है। 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है। हमारा देश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भी बना है। ये ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता உற்பத்தியில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நாடு என்ற இலக்கை அடைந்து சாதனை புரிந்துள்ளது। दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है। एक सहकारिता आंदोलन की मजबूती का परिणाम है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इस दौरान रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया है। मोबाइल நாட்டின் பல்வேறு முக்கிய துறைகளில் நாடு புதிய சாதனைகளை படைத்துள்ளது। குறிப்பாக மொபைல் போன் உற்பத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் நாடு புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளது। 5 महीने में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपया के पार हो गया था। इस साल भारत ने 100 से अधिक நாட்டின் ஸ்மார்ட் போன் ஏற்றுமதி சுமார் 1 லட்சம் கோடியை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। इससे करदाताओं நாட்டில் சமூக நீதியை ஏற்படுத்த எனது தலைமையிலான அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது। खर्च हो रही है। भारत आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। जल, थल, नभ हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। நாட்டின் உட்கட்டமைப்பு துறையில் நாடு துரித கதியில் பல்வேறு புதிய உச்சங்களை அடைந்து வருகிறது। भारत ने लगभग 18,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें जोड़ी है। கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் நாட்டின் பல்வேறு கிராமங்களுக்கு பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு புதிய கிராம சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது। गरीब तथा मध्यम वर्ग की सेवा में लगी भारतीय रेल तेजी से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रही है। मिजोरम के आइजल और नई दिल्ली को डायरेक्ट रेल रोड से जोड़ा गया है। बीते वर्षों जब आइजल के स्टेशन पर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का आगमन हुआ तो स्थानीय लोगों के उत्साह ने सारे देश को प्रसन्नता से के भाव से जोड़ा है।
जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चुनाव ब्रिज और तमिलनाडु में नई पोंगन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज தமிழகத்தில் பாம்பல் பாலம் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है। बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है। தூங்கும் வசதி கொண்ட வந்தே பாரத் ரயில் சேவை துவக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக மேற்கு வங்கத்திலிருந்து அசாம் மாநிலம் வரை அண்மையில் உறங்கும் வசதி கொண்ட வந்தே பாரத் ரயில் சேவை துவக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है. இன்று இந்தியா உலகிலேயே மூன்றாவது மிகப்பெரிய மெட்ரோ கட்டமைப்பை கொண்ட நாடாக உருவெடுத்துள்ளது. அந்த அளவுக்கு நாட்டில் மெட்ரோ கட்டமைப்பின் நீளம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. संख्या 5 थी जो अब 100 से अधिक हो चुकी है. इससे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार समेत पूर्वी भारत के राज्य लॉजिस्टिक हब बनकर उभर रहे हैं. क्रूज टूरिज्म से तटीय और नदी इलाकों में पर्यटन बढ़ रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है. माननीय सदस्यगण, எனது தலைமையிலான ஆட்சியில் சுமார் 95 கோடி மக்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் பயன்கள் கிடைக்கப்பட்டு வருகிறது. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचना एक ऐतिहासिक यात्रा का आरंभ है. आने वाले समय में हमारा देश अंतरिक्ष में भारतीय स्टेशन की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने वाला है. வரக்கூடிய காலங்களில் இந்தியாவிற்கென்று சொந்தமாக புதிய விண்வெளி மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது. அதற்கான இலக்கை நோக்கி நாம் வேகமாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். गति देने के लिए योजनाओं के लाभ को हर लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने प्रगति नाम से एक नई व्यवस्था आरंभ की है. दिसंबर 2025 में प्रगति के 50वें बैठक का ऐतिहासिक पड़ाव भी आया. बीते वर्ष में प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपया से अधिक के प्रोजेक्ट के गति दी. लाखों करोड़ रुपया की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद की. रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफर के जिस मंत्रों को लेकर देश चल रहा है उसकी सफलता में प्रगति की इन बैठक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई. இதுதான் எனது தலைமையிலான ஆட்சியில் தாரக மந்திரமாக உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों के बावजूद भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है. இன்று இந்தியா உலகிலேயே வேகமாக வளரும் பொருளாதாரம் கொண்ட நாடாக உருவாகி இருக்கிறது. உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா இன்று 4வது மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக உருவெடுத்திருக்கிறது. मेरी सरकार ने नीतियों के कारण देशवासियों की आय बढ़ी है, बचत बढ़ी है और खरीद शक्ति में भी वृद्धि हुई है. अभी यूरोपियन यूनियन के எனது தலைமையிலான அரசில் நாட்டு மக்களுடைய வருமானம் 2 மடங்காக அதிகரித்திருக்கிறது. பட்ஜெட் அதிகரித்திருக்கிறது. ये ऐतिहासिक कदम भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के गति देगा. भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएगा. நாட்டில் உற்பத்தி துறைக்கு முன்னெப்போதும் இல்லாத ஊக்கம் கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கானோருக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைத்து வருகிறது. और प्रार्थना को भविष्य की जरूरत के हिसाब से निरंतर बदला जा रहा है. सभी ने देखा है कि कैसे जीएसटी में ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ने देशवासियों का उत्साह से भर दिया. इस रिफॉर्म के कारण देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हुई. எனது தலைமையிலான அரசில் 2ஆம் தலைமுறை புதிய ஜிஎஸ்டி வரி சீர்திருத்தம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு சுமார் 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பணம் அவருடைய பைகளில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. इनकम टैक्स कानून भी आप नए
स्वरूप में सामने आया है। 12 लाख रुपया तक की आय पर टैक्स जीरो करने का ऐतिहासिक நேரடி வருமான வரியிலும் புதிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. புதிய வருமான வரி சட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் வரை வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு எந்த விதமான வரியும் இல்லை என்று வருமான வரி திருத்தப்பட்டுள்ளது. माननीय सदस्यगण, देश में अनेक नए सेक्टर्स के उदय के साथ ही श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। नई श्रमिक कानून लागू करने के पीछे भी ये उद्देश्य है। लंबे समय से देश के श्रम शक्ति दर्जनों कानूनों में उलझे हुए थे। इसको आप सिर्फ 4 कोड में सीमित किया गया है। इससे श्रमिकों के நீண்ட காலமாக நமது நாட்டினுடைய தொழிலாளர் சக்திக்கு எந்த விதமான சமூக பாதுகாப்பும் கிடைக்காமல் இருந்து வந்தது. ஆனால் அவர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக அண்மையில் எனது தலைமையிலான அரசு புதிய தொழிலாளர் நல சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறது. तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई और डेटा सेंटर्स निवेश बढ़ रहा है। इकोनॉमी के इस नए स्वरूप के लिए अधिक ऊर्जा की भी जरूरत है। इस दिशा में परमाणु ऊर्जा की बड़ी भूमिका है। हाल ही में पारित शांति अधिनियम से 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। इस ऐतिहासिक रिफॉर्म के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। न्यूक्लियर के अलावा भारत सोलर पावर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना से देश के நாட்டின் மின்சார உற்பத்தி துறையிலும் இந்த அரசு புதிய சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. நாட்டு மக்களுக்கு இலவச சூரிய மின்சக்தி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக PM சூர்யோகர் என்கிற திட்டம் இந்த அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் சுமார் 1 கோடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு இலவச சூரிய ஒளி மின் தகடுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. इन सभी प्रयासों से भारत एक दशक के अंत तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लक्ष्य पर जरूर हासिल करेगा। கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாட்டின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி சுமார் 500 ஜிகாவாட் என்கிற இலக்கை எட்டி இருக்கிறது. माननीय सदस्यगण, किसी भी न्याय व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि उसके कानून नागरिकों से भय का नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा एवं सशक्तिकरण का भाव पैदा करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता को तेजी से लागू किया गया है। साथ ही जन विश्वास कानून का एक और संस्करण भी देश में लाया गया है। अभी तक 300 से अधिक प्रावधानों को अपराधी की श्रेणी से बाहर किया जा चुका है। நாட்டில் புதிய 3 குற்றவியல் சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு எந்த விதமான விவகமும் இல்லாத பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய சட்ட பிரிவுகள் நீக்கப்பட்டு அவை எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. छात्रों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। इससे करीब 5,000 विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। 5 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने 400 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी खोले हैं। इनमें जनजातीय बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, कृषि का महत्व समझाते हुए संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि समाज के लोग चाहे जिस भी काम से जुड़े हो, हर व्यक्ति का जीवन एक मेहनती किसान के परिश्रम पर निर्भर होता है। इसलिए मेरी सरकार खुशहाल किसान को विकसित भारत की पहली प्राथमिकता के रूप में देखती है। इसी भावना के साथ सरकार ने PM किसान सम्मान निधि जैसे योजना को शुरू किए हैं। अब तो इस योजना से किसानों को 4 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि सीधे उनके खाता में भेजी गई है। मेरी सरकार की सही नीतियों
और प्रयासों से आज देश के कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न और बागवानी की फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकार इन फसलों का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसमें अभी तो हमारा कृषि क्षेत्र पीछे था। सरकार की मंशा है कि इससे कृषि उत्पादकों का आयात भी कम हो। खाद्य तेल, तिलहन और दलहन से जुड़े नेशनल मिशन के कारण इन क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए इसके बल पर 2024-25 में देश में ऑयल सीड फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। किसानों की अतिरिक्त आय के लिए सरकार द्वारा मिलर्स यानी श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का कार्य भी निरंतर जारी है। माननीय सदस्यगण, आज किसानों को अनाज उत्पादन के साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन से भी आर्थिक प्रगति के रास्ते से जोड़ा जा रहा है। कोस्ट लाइन पर रहने वाले मछुआरों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का लाभ देने के लिए नई नीति बनी है। इसके साथ ही हाई सीज की क्षमताओं के इस्तेमाल में सक्षम बनाने के लिए भी नई पॉलिसी बनाई गई है। 2024-25 में देश का मत्स्य उत्पादन लगभग 200 लाख टन हो गया है। 2014 की तुलना में इसमें कुल 105 நாட்டில் மீன் உற்பத்தி என்பது சுமார் 200 லட்சம் டன்னாக புதிய உச்சத்தை அடைந்திருக்கிறது। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के आधुनिकीकरण के लिए और बेहतर लॉजिस्टिक्स निर्माण के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की व्यवस्था भी की है। मुझे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि इसके जरिए अब तो 1.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक का निजी निवेश आकर्षित हुआ है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए मार्ग भी सृजित हुई है। सरकार की दूरदर्शी शिक्षा से देश में फूड प्रोसेसिंग क्षमता 20 गुना बढ़ी है। इससे நாட்டில் உணவு பதப்படுத்துதல் என்பது 3 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது। இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு வேலை வாய்ப்பு திட்டங்களும் என்னுடைய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டு வருகிறது। विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। என்னுடைய அரசு விவசாயிகள் நன்மை பெறுவதற்காக ஜி ராம்ஜி என்கிற புதிய சட்டத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கிறது। गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगा। साथ ही இதன் மூலம் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சுமார் 125 நாட்கள் உறுதியளிக்கப்பட்ட வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க வகை செய்யப்பட்டுள்ளது। அதுதான் இந்த ஜி ராம்ஜி சட்டத்தினுடைய முக்கிய அம்சம்। इस योजना से गांव के विकास को नई गति मिलेगी और किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार कृषि और पशुपालन जैसे सेक्टर्स में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रही है। आज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से सहकारिता से जुड़े लोगों को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा 10 कृषि क्षेत्रों को सशक्त किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार स्पष्ट रूप से मानती है कि देश का विकास सभी देशवासियों को आगे बढ़ने का समान अधिकार देकर ही संभव है। इसलिए आज देश वुमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। என்னுடைய அரசு பெண்கள் தலைமையிலான வளர்ச்சி என்பதை தாரக மந்திரமாக கொண்டு முன்னேறி வருகிறது। समर्पित विशेष योजनाएं बनाए हैं
और साथ ही अन्य योजनाओं के केंद्र में भी महिलाओं को रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन तक हर योजना में महिला लाभार्थियों को बड़ी பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டம் முதல் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்கும் திட்டம் வரை பெண்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है. நாட்டில் அனைத்து துறைகளிலும் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும், அவர்கள் அதிகாரம் பெற வேண்டும் என்பதுதான் எனது தலைமையிலான அரசின் இலக்கு. में ही 60 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं. கடந்த சில ஆண்டுகளில் எனது ஆட்சியில் 7 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பெண்கள் லட்சாதிபதிகளாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளனர். माननीय सदस्यगण, नमो ड्रोन दीदी योजना भी देश के सुदूर अंचलों तक महिला सशक्तिकरण का एक पर्याय बनकर उभरी है. ये प्रशिक्षित ड्रोन दीदी अब आधुनिक तकनीक से जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. இந்த அரசு கொண்டு வந்த ட்ரோன் தீதி என்கிற திட்டம் வேளாண்மை துறையில் புதிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது. ध्यान दे रही है. सितंबर के महीने में चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगभग 7 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हुई है. इस अभियान ने महिलाओं को त्वरित इलाज शुरू करने में मदद की है. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की प्रगतिशील सोच जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित है. इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है. इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है. माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है. बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों ने इसी उत्सव की तरह खुशी मनाई. बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. हथियार छोड़ चुकी व्यक्ति आप जगदलपुर में पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं. माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग நமது இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள் அளவு இதுவரை இல்லாத பதக்கங்களை குவித்து புதிய முத்திரைகளை பதித்து வருகின்றனர். जो देश से आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाए. பயங்கரவாதத்தை இந்த அரசு முழு மூச்சாக எதிர்த்து அதற்கு முடிவு கட்டி இருக்கிறது. ने कहा था कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक आत्मनिर्भरता का जीवन ना जिया जाए. मेरी सरकार